हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे थे। हम डेवलपमेंट चैप्टर स्टार्ट करा था, क्लास 10th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसको हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन इसका समझ लिया था। तो एक बार हम देख लेते हैं रफली हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ लिया था और हम ये चीज़ें पढ़ने वाले थे। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, शायद ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई थी। हमने समझ लिया था कि जिस तरीके से पांचों उंगली एक समान नहीं होती है, वैसे ही हर एक इंडिविजुअल के अपने अपने गोल्स भी क्या होते हैं बच्चों, अलग अलग होते हैं। ये वाली सिचुएशन हमने समझ ली थी बेटा। उसके बाद हमने देखा था बेटा कि काफी सारे एग्जांपल्स हैं और इन एग्जांपल्स को लेके हमने देखा था कि इन सबके लिए डेवलपमेंट का मतलब भी क्या है बेटा, अलग अलग है। उसके बाद हमने क्या देखा बेटा, हमने ये देखा कि टू पर्संस के जो गोल होते हैं वो अलग अलग होते हैं और कभी कभार दो पर्संस के बीच में हमें कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन भी देखने को मिल जाती है। उसके बाद हमने क्या देखा था बेटा, हमने देखा था इनकम एंड अदर गोल्स कि एक इंडिविजुअल अपने डेवलपमेंट के लिए इनकम के अलावा वो और क्या क्या चीजें हैं जो वो तलाशता है। जिसमें हमने समझा था कि एक इंडिविजुअल मिक्स ऑफ गोल्स की तलाश में रहता है। एक इंडिविजुअल को जितना मटेरियल थिंग यानी कि मनी जितना प्यारा होता है, उतना ही ज्यादा उसको नॉन मटेरियल थिंग्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है। यानी कि अगर वो कहीं पे काम ढूंढने जाता है तो उसे इनकम के अलावा सिक्योरिटी, फ्रीडम, रेस्पेक्ट, नॉन डिस्क्रिमिनेशन और हम कह सकते हैं एक बेहतर वर्किंग एनवायरनमेंट की वो तलाश में रहता है। तो एक इंडिविजुअल जो है मिक्स ऑफ गोल्स की तलाश में रहता है, ये हमने समझा था। उसके बाद हमने देखा था बेटा कि एक नेशन के डेवलपमेंट की क्या डेफिनेशन होती है। तो इसमें हमने समझा था कि एक नेशन के लिए क्या डेवलपमेंट होता है वो सबके लिए उसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, अलग अलग है। ठीक है, मेरे लिए मेरे हिसाब से एक डेवलपमेंट नेशन कब डेवलप होगा उसकी डेफिनेशन अलग है। आपके हिसाब से एक नेशन कब डेवलप होगा उसकी डेफिनेशन अलग है। और कभी कभार हमारी दोनों डेफिनेशंस के बीच में कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन भी आ सकती है। तो हमने फिर देखा कि वो क्या क्राइटेरिया है जिसके आधार पर हम एक कंट्री को दूसरी कंट्री से या एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें हमने देखा बेटा इनकम, कि इनकम एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कंपेयर करने के लिए। और इसमें हमने वर्ल्ड बैंक का डाटा भी समझा था बेटा कि कौन सी कंट्रीज रिच कंट्रीज है और कौन सी कंट्रीज पुअर कंट्रीज है। और एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम निकालना हमने सीखा था। उसके बाद हमने देखा बेटा कि इनकम एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट तो है, लेकिन सिर्फ ये अकेला इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट काफी नहीं है एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कंपेयर करने के लिए। क्योंकि एवरेज इनकम के अंदर भी काफी सारी कमियां छुपी हुई थी, जो कि हमने इस टेबल के अंदर पढ़ी थी कि कंट्री ए की भी पर कैपिटा इनकम 10,000 है और कंट्री बी की पर कैपिटा इनकम भी 10,000 है। लेकिन इसके अंदर जो रहने वाली 5 पॉपुलेशन है इसमें रिसोर्सेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। और जो कंट्री बी है इसमें रिसोर्सेस पे कब्जा एक बाहुबली टाइप का आदमी करके बैठा हुआ है, बाकी अदर को कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा है। तो इससे हम क्या समझे कि एवरेज इनकम सिर्फ अकेला एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है, इसके अलावा भी हमें कोई और अदर क्राइटेरियाज देखने चाहिए जिसके आधार पर हम ये कंपेयर कर पाए कि एक नेशन डेवलप्ड है या नहीं है। तो इनकम के अलावा वो अदर क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं जो हमें यहाँ पे देखने हैं एक नेशन को दूसरे नेशन से कंपेयर करने के लिए। तो देखिए, when we looked at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. in mind. जब हमने एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा बच्चों, तो हमने क्या देखा कि एक इंडिविजुअल के लिए इनकम जितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उससे कई ज्यादा उसके लिए एक नॉन मेटेरियल थिंग्स काम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि इक्वलिटी, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट और इक्वल ट्रीटमेंट वगैरह ये सब। वैसे ही जब हम एक नेशन और एक रीजन को कंपेयर करते हैं किसी और नेशन और रीजन से, तो हम एवरेज इनकम के अलावा कुछ और भी आयामों के ऊपर नजर डालते हैं। तो वो क्या आयाम हो सकते हैं बेटा, एक होता है पर कैपिटा इनकम, तो वो हमने समझ ही लिया। अब हमने इसको 3 एग्जाम्पल से समझा है। अगर आप हरियाणा की पर कैपिटा पे इनकम फोकस करो तो हरियाणा में हर एक इंडिविजुअल पर्सन सालाना कितने रुपए कमाता है बेटा, 2,36,147, यानी कि 2,36,147 रुपीज एक एवरेज पर्सन हरियाणा के अंदर पर ईयर में कमाता है। केरला सेकंड नंबर पे आता है, यानी कि केरला के अंदर हर एक इंडिविजुअल साल भर कितना पैसा कमाता है, 2,04,105 रुपए। और बिहार सबसे नीचे है बेटा, बिहार के अंदर औसतन हर एक आदमी सालाना या पर एनम 40,982 रुपीज क्या करता है बेटा, कमाता है। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, इस क्राइटेरिया से हम क्या समझ रहे हैं, देखिए बेटा, तो इनकम के अलावा वो अदर क्या क्या क्राइटेरियाज हो सकते हैं जिसके आधार पर हम कंपेयर कर पाए एक कंट्री को दूसरी कंट्री से। भाई इनकम पे तो हमने कंपेयर करके देख लिया था, इनकम के आधार पर हमने हरियाणा, केरला और बिहार को कंपेयर करके देखा, तो हमने क्या समझा कि हरियाणा जो है वो टॉप पे आ रहा है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, केरला जो है सेकंड पोजीशन पे आ रहा है और बिहार जो है वो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। लेकिन हमने अभी ये भी समझा कि एवरेज इनकम सिर्फ अकेला एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट नहीं है किसी एक कंट्री को दूसरी कंट्री से या एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कंपेयर करने के लिए। तो वो अदर क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं, तो देखते हैं बेटा। ठीक है, we find that of the three states, Haryana has the highest per capita income and Bihar is the bottom. हमने क्या देखा बेटा कि हरियाणा की जो है पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है
और बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या है बेटा, बहुत कम है। A person in Haryana earned rupees 2,36,147 in 1 year, whereas an average person in Bihar earned only around rupees 40,982. क्या हमने देखा कि हरियाणा का हर एक इंडिविजुअल पर्सन सालाना 2,36,147 रुपए कमाता है, और जो बिहार जो सबसे बॉटम है इस रैंकिंग में, वहां पे एवरेज पर्सन सालाना कितने रुपए कमा रहा है बेटा, 40,982 रुपीस पर एनम। तो अगर हम पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कंपेयर करें बेटा, तो हरियाणा सबसे डेवलप्ड स्टेट है और बिहार सबसे लीस्ट डेवलप्ड स्टेट है। लेकिन अब हम एक दूसरी टेबल के ऊपर नजर डालते हैं, और वो दूसरी टेबल क्या है बेटा, वो दूसरी टेबल है ये। अब आपको इस टेबल को गौर से समझना है। इस टेबल में देखिए हम क्या देख रहे हैं, हरियाणा, केरला, बिहार की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बता रखी है। सर ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये है बेटा कि हर 1,000 बच्चों में से वो कितने बच्चे हैं जो 1 साल के होने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। वापस से मैं दोहराता हूं बच्चों, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर और एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1,000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। समझ में आया? नहीं आया? वापस से समझो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है बेटा, कि सालाना, या हम कह सकते हैं कि हर 1,000 बच्चों में से वो कितने बच्चे हैं बेटा जो 1 साल के होने से पहले ही मर जाते हैं। अब कोई अगर बच्चा 1 साल के होने से पहले ही मर रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें कारण ये हो सकता है कि उसकी हेल्थ फैसिलिटी ज्यादा बढ़िया ना हो। तो हरियाणा में हम अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को देखें तो हरियाणा में हर 1,000 बच्चों में से कितने बच्चे हैं बेटा जो 1 साल के होने से पहले ही मर जाते हैं, तो वो कितने बच्चे हैं बेटा, 30। यानी कि हरियाणा में से हर 1,000 बच्चों में से 30 बच्चे ऐसे हैं बेटा जो 1 साल के होने से पहले ही मर जाते हैं। और ये अच्छी खबर नहीं है, ये तो खराब खबर है कि हरियाणा में इतने सारे बच्चे क्यों 1 साल के होने से पहले ही डाई हो जाते हैं, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट खराब है हरियाणा की। केरला का अगर हम समझे बेटा, तो केरला में ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ठीक है। केरला में हर 1,000 बच्चों में से सिर्फ 7 बच्चे जो है वो 1 साल के होने से पहले क्या हो जाते हैं बेटा, मर जाते हैं। हालांकि 7 बच्चे जो मर रहे हैं बेटा ये भी अच्छी खबर नहीं है, लेकिन हरियाणा के कंपैरिजन में हम देखें तो केरला इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में काफी अच्छी पोजीशन पे टिका हुआ है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में पीछे है। और हरियाणा पर कैपिटा इनकम में आगे होते हुए भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में क्या है बेटा, पीछे है। अब बिहार के ऊपर हम एक नजर डालते हैं। बिहार में क्या है बेटा, बिहार तो हरियाणा को भी पीछे छोड़ रहा है। बिहार में हर 1,000 बच्चों में से 32 बच्चे ऐसे हैं बेटा जो 1 साल के होने से पहले ही क्या हो जाते हैं बेटा, मर जाते हैं। और ये काफी दुख की बात है। और बिहार पर कैपिटा इनकम में भी पीछे है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी पीछे है। अब हम एक नजर डालते हैं बेटा लिटरेसी रेट पे। लिटरेसी रेट हम काउंट करते हैं बेटा कि वो कितने बच्चे हैं 7 साल या 7 साल से ऊपर वाले जिनको जो लिटरेट है, वो लिटरेट पॉपुलेशन कितनी है। इसमें 7 साल या 7 साल से ऊपर वाले बच्चों को हम काउंट करते हैं बेटा, क्योंकि जनरली 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में आके एडमिशन लेता है। ठीक है, जो आपकी नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी वगैरह होती है वो 3 साल या 4 साल से शुरू होती है। तो बेसिकली एक बच्चा जो है वो फर्स्ट क्लास में 6 या 7 साल की उम्र में ही आता है। तो लिटरेसी रेट हम कब से काउंट करते हैं बेटा, 7 साल या 7 साल से ऊपर वाले बच्चों की। तो हरियाणा की पर कैपिटा इनकम में तो वो टॉप पे है, लेकिन लिटरेसी रेट उसकी कितनी है बेटा, 82% ही है। केरला में अगर हम देख रहे हैं तो केरला पर कैपिटा इनकम में भले ही सेकंड नंबर पे आ रहा है बेटा, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसकी बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन लिटरेसी रेट में भी ये टॉप पे आ रहा है। पर कैपिटा इनकम सेकंड नंबर पे होते हुए भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को बहुत ही बढ़िया बना रखा है केरला ने, और साथ के साथ लिटरेसी रेट भी 94% है, यानी कि सिर्फ 6% का अभाव है बेटा। यानी कि केरला लिटरेसी रेट में भी बहुत आगे है। हम इसको बोलते हैं मोस्ट लिटरेट स्टेट है ना, वन ऑफ द लेटेस्ट लिटरेट स्टेट है बेटा, कौन सा, केरला। ठीक है, और बिहार यहाँ पे भी हमारा पीछे है। बिहार में लिटरेसी रेट कितनी आ रही है बेटा, सिर्फ 62% आ रही है। अब हम एक नजर डालते हैं बेटा नेट अटेंडेंस रेशियो पे। ये नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है? नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब ये है बेटा कि 14 से 15 साल वाले वो कितने बच्चे हैं जो रेगुलर बेसिस पे स्कूल जाते हैं। क्या करते हैं बेटा, 14 से 15 साल वाले बच्चे, और इसमें जो हम प्रोपोर्शन लेते हैं बेटा वो 100 बच्चों से तुलना करते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में हम 1,000 बच्चों से कंपैरिजन करते हैं, और नेट अटेंडेंस रेशियो में हम 100 बच्चों से कंपेयर करते हैं। तो हरियाणा में वो 100 बच्चों में से कितने बच्चे हैं 14 से 15 साल वाले जो रेगुलर बेसिस पे स्कूल जाते हैं, तो 100 में से कितने बच्चे जाते हैं बेटा हरियाणा में, सिर्फ 61 बच्चे जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पर कैपिटा इनकम में टॉप होते हुए भी हरियाणा जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी पीछे है, लिटरेसी रेट में भी पीछे है, और नेट अटेंडेंस रेशियो में भी पीछे है। और केरला पर कैपिटा इनकम में सेकंड नंबर होते हुए भी लिटरेसी रेट में भी टॉप पे है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी टॉप पे है, और नेट अटेंडेंस रेशियो देखिए, नेट अटेंडेंस रेशियो कितना है, 83। यानी कि केरला के अंदर हर 100 बच्चों में से 83 बच्चे जो है वो रेगुलर बेसिस पे क्या करते हैं बेटा, स्कूल में जाते हैं और अपनी अटेंडेंस लगवाते हैं। और हमारा एज यूजुअल बिहार जो है यहाँ पे क्या है बेटा, पीछे है हर चीज में, लिटरेसी रेट में भी, नेट अटेंडेंस रेशियो में भी, और किसमें बेटा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी। अभी आपने करंट की अगर आप न्यूज पढ़ते हो बेटा तो आपने देखा होगा बिहार ने अभी स्पेशल राज्य या हम कह सकते हैं
विशेष राज्य का भी दर्जा मांगा था, यानी कि स्पेशल स्टेट का स्टेटस भी मांगा था। ये स्पेशल स्टेट का स्टेटस क्या होता है, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बेटा। जम्मू कश्मीर और नागालैंड को भी स्पेशल स्टेट या हम कह सकते हैं विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, या आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये स्पेशल स्टेट आखिर होता क्या है। तो इस टेबल से हम क्या समझे बेटा, ये इनकम के अलावा एट्रीब्यूट्स हैं। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, यानी कि एक नेशन को अगर आप दूसरे नेशन से कंपेयर कर रहे हो तो इनकम के अलावा वो क्या अदर इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो उसमें हमने एक इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को समझा, एक लिटरेसी रेट को हमने समझा, और एक नेट अटेंडेंस रेशियो को हमने यहाँ पे समझने की कोशिश करी। और इस बिहाफ पे केरला टॉप में आ रहा है, हरियाणा सेकंड नंबर पे आ रहा है, और बिहार जो है एज यूजुअल थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो क्या समझे बेटा हम इस टेबल से, इस टेबल से हम ये समझे बेटा, क्या समझे बेटा हम इस टेबल से, देखिए the problem does not end with infant mortality rate. The last column of table 1.4 shows that about half of the children aged 14 to 15 in Bihar are not attending school beyond class 8. This means that if you went to school in Bihar, nearly half of your elementary class friends would be missing. यानी कहने का मतलब ये है कि बिहार में 50% से भी कम बच्चे ऐसे हैं बेटा 14 से 15 साल वाले, जो रेगुलर बेसिस पे क्या करते हैं बेटा, स्कूल जाते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये निकल के आता है कि हरियाणा तो पर कैपिटा इनकम में ज्यादा है। अब हरियाणा पर कैपिटा इनकम में ज्यादा होने के बावजूद भी बेटा क्यों लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में पिछड़ा हुआ है, यहाँ पे ये सवाल निकल के आता है। तो वहां दिक्कत अब आपको समझ में आएगी। हाउ इज दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लैग्स बिहाइंड इन दीज क्रूशियल एरियाज। हरियाणा में पर कैपिटा इनकम ज्यादा होते हुए भी वो इन लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो में पिछड़ा हुआ क्यों है, उसके लिए आपको इस स्टेटमेंट पे गौर करना पड़ेगा। क्या बेटा, कि मनी इन योर पॉकेट cannot buy all the goods and services that you may need to live well. आपकी जेब में जो रखा हुआ पैसा है जरूरी नहीं है आप उससे वो ही चीज खरीदो बेटा जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए। तो इनकम सिर्फ एक अकेला इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट नहीं है बेटा किसी की भी इंडिविजुअल आदमी की डेवलपमेंट को इंडिकेट करने का। आप पैसों से बेटा पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते, आप पैसों से बेटा डिजीज फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते, सिर्फ आप बीमारियों से बचने के लिए सिर्फ डॉक्टरों के पास जा सकते हैं, लेकिन आप पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट और डिजीज फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते। तो मेन इशू क्या आ रहा है, मेन इशू ये आ रहा है बेटा, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक ऐसी सोसाइटी है बेटा जहां पे कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, ना ही किसी के माँ बाप पढ़े लिखे हैं, ना ही किसी के बच्चे पढ़े लिखे हैं। तो एक ऐसा बच्चा है जो निकल के आता है और अचानक पढ़ाई करने की बात करता है कि मुझे स्टडी करनी है, मुझे एजुकेशन हासिल करनी है। तो बहुत ही कम ऐसी प्रोबेबिलिटी है बेटा कि उसके पेरेंट्स उसको पढ़ाने के लिए आगे भेजेंगे, क्योंकि सोसाइटी के अंदर लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ एजुकेशन है। तो इसके पीछे दो कारण हमें निकल के समझ में आते हैं। एक आ रहा है बेटा हमें समझ में कौन सा कारण, लैक ऑफ अवेयरनेस का, और एक कारण हमें समझ में आ रहा है बेटा किसका, लैक ऑफ एजुकेशन का। यानी कि अगर एक ऐसी सोसाइटी जहां पे कोई भी पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं करता है, ऐसे में अगर एक बच्चा पढ़ने की इच्छा जगाता है तो उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा ये पा लेना कि उसको अच्छी शिक्षा मिल सके। और एक ऐसी सोसाइटी है बेटा जहां पे सभी लोग पढ़ने के लिए इच्छुक रहते हैं और आगे रहते हैं, तो वहां पे क्या होता है बेटा कि ऐसा इंडिविजुअल बच्चा जो पढ़ना नहीं चाहता है वो भी पढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि सोसाइटी का फर्क आता है, जैसी संगति होती है वैसा ही वो बच्चा हो जाता है। तो हरियाणा में हमने ये देखा कि पर कैपिटा इनकम हरियाणा की ज्यादा तो है, लेकिन वहां की पॉपुलेशन के अंदर लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ एजुकेशन नाम की चीज है। मतलब वो अवेयर नहीं है शिक्षा को लेके, वो एडुकेटेड नहीं है बेटा, इसलिए वहां पे एजुकेशन का सेक्टर कम है, और एजुकेशन का सेक्टर कम होने की वजह से इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी वहां पे ज्यादा देखने को मिली, और नेट अटेंडेंस रेशियो भी वहां पे बहुत कम हमें देखने को मिला। कारण क्या है बेटा उसके पीछे, क्योंकि हरियाणा की पॉपुलेशन के अंदर जो लोग हैं बेटा वो अवेयर कम है, और एजुकेशन के वहां पे इतनी ज्यादा स्कोप नहीं है। इस वजह से वहां के जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा 1 साल के होने से पहले ही मर जाते हैं, और बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटीज वहां पे उनको लोगों को मिल नहीं पाती है। लेकिन केरला के अंदर लिटरेसी रेट 94% है बेटा, और ये लिटरेसी रेट बताती है कि जाहिर सी बात है जिस कंट्री के अंदर लिटरेसी रेट ज्यादा होगी उस कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होगी बेटा, और वहां पे बच्चे आगे पढ़ेंगे भी सही, और वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज भी क्या होगी बेटा, बढ़िया निकल के आएगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? तो लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से क्या हमें देखने को मिलता है बेटा, हमें सिचुएशन देखने को मिलती है कि हरियाणा पर कैपिटल इनकम में आगे होते हुए भी अदर चीजों में क्या है बेटा, पिछड़ा हुआ है। कुछ राज्यों के अंदर बेटा गवर्नमेंट भी क्या करती है बेटा, आपकी हेल्थ फैसिलिटीज को, न्यूट्रिशन फैसिलिटीज को सही करने का काम करती है। जैसे कि हमने समझा था बेटा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपने देखा होगा बेटा अपने स्टेट के अंदर, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर के आसपास में आपके राशन की दुकानें होती है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग होते हैं उनको राशन दिया जाता है बहुत ही कम दामों में,
चावल, गेहूं, दाल, केरोसिन वगैरह बहुत ही कम रेटों में उनको मिल जाता है बेटा एज कम्पेयर टू द मार्केट प्राइसेस। तो गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पीडीएस सिस्टम यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चला रही है बेटा, जिसमें चावल, गेहूं, दाल वगैरह जो है मार्केट से बहुत ही सस्ती रेट में और अच्छी क्वालिटी का आपको मिल जाता है बेटा, ताकि हर एक इंडिविजुअल को प्रॉपर हेल्थ स्टेटस और न्यूट्रिशनल स्टेटस उनको मिल सके और वो समाज में सबसे कंधा से कंधा मिला के चल सके। लेकिन अभी अगर आपने देखा हो बेटा, से 4-5 साल पहले तो इस पीडीएस सिस्टम के अंदर भी काफी बड़ा स्कैम हुआ था बेटा, है ना, देखा हो तो आपने, क्योंकि इसमें काफी सारे सक्षम लोगों ने भी क्या किया था बेटा, अपने कार्ड बनवा लिए थे और इन सारी चीजों का, राशन वगैरह का स्टॉक करके बेटा क्या किया था, उसे मार्केट में सेल किया था। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी काम कर रही है बेटा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत वो हेल्थ और न्यूट्रिशनल फैसिलिटीज पे काम कर रही है, ताकि हर एक इंडिविजुअल को प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज और न्यूट्रिशनल फैसिलिटीज मिल पाए। लेकिन जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, जब तक लोगों के पास शिक्षा नहीं पहुंचेगी, तब तक लोग इन चीजों का सही फायदा नहीं उठा पाएंगे। क्लियर है बेटा, समझिए इसको। अब एक नेक्स्ट निकल के आता है बेटा हमारा बॉडी मास इंडेक्स। ये बॉडी मास इंडेक्स अगर आपको समझना पड़ेगा, वैसे यहाँ से सवाल बनता नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रख लें कि बीएमआई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा। तो बॉडी मास इंडेक्स हम निकालते हैं बेटा वेट, और वेट लोगे आप किसमें, केजी में, और इसको डिवाइड करोगे आपकी हाइट से, और हाइट को आप कन्वर्ट करोगे मीटर स्क्वायर में। किसमें कन्वर्ट करोगे, मीटर स्क्वायर में। बीएमआई निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, वेट केजी में और उसको डिवाइड करना आपकी हाइट को, जिसको आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे, उससे आपका बॉडी मास इंडेक्स आ जाएगा। एनसीईआरटी में आप देखोगे बेटा लास्ट में पूरा एक डाटा दे रखा है, एक गर्ल्स का दे रखा है, बॉयज का दे रखा है। आपको बॉयज का देखना है बेटा, उसमें आपको अपनी एज देखनी है, आपका मंथ देखना है, और उसमें 3 डाटा दे रखा है, एक अंडर वेट का दे रखा है, एक नॉर्मल वेट का दे रखा है, और एक ओवर वेट का दे रखा है। अपना बीएमआई निकालने के बाद आप देखना, अगर आपका बीएमआई उस एक फिक्स्ड डाटा से कम आ रहा है तो आप अंडर वेट हो, यानी कि आपको न्यूट्रिशनल फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं मिल पा रही, जितना न्यूट्रिशन, जितनी कैलोरीज आपको इंटेक करनी चाहिए। अगर आपका बीएमआई उस एक इंडिकेटर के बीच में आ रहा है तो आप एक नॉर्मल वेट हो, और अगर आपका बीएमआई उससे ज्यादा आ रहा है तो आप ओवर वेट हो, यानी कि आपको एक्सरसाइज वगैरह करने की जरूरत है, वेट में आने की या वेट को लेवल में लेके आने की जरूरत है। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है बेटा, बॉडी मास इंडेक्स आपको अपने फिटनेस का क्राइटेरिया पता चलता है, और बॉडी मास इंडेक्स आपको कैसे निकालना है बेटा, वेट को डिवाइड करना है आपको अपने हाइट मीटर स्क्वायर से। यहाँ से एक सवाल बन सकता है, अगर आपको एग्जाम में सवाल दे दिया जाए, वेट आपको दे दिया जाए, हाइट आपको दे दी जाए बेटा, तो वेट को केजी में लेके हाइट को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके आप बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन अंडर वेट है और कौन नॉर्मल वेट है और कौन ओवर वेट है। क्लियर बेटा। एक चीज हमारे यहाँ पे आती है जिसे हमें समझना पड़ेगा बेटा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। किसको समझना पड़ेगा बेटा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। ये क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, देखिए बेटा, या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है बेटा यूएनडीपी इशू करता है। कौन इशू करता है बेटा, यूएनडीपी। यूएनडीपी के फुल फॉर्म क्या है बच्चा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक अदर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है बेटा, इनकम के अलावा एक इंडिविजुअल को या एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कंपेयर करने का। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करती है यूएनडीपी, और इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर बेटा 3 क्राइटेरियाज को शामिल किया जाता है। कितने क्राइटेरियाज को शामिल किया जाता है बेटा, 3 क्राइटेरियाज को इसमें शामिल किया जाता है बेटा। तो आपको ये समझना है वो 3 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, नोट करो मेरे साथ। चलिए, क्या है वो क्राइटेरिया बेटा, 3 क्राइटेरिया। पहला, एक तो इसमें हेल्थ स्टेटस, और हेल्थ को आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी कह सकते हो कि एक एवरेज आदमी कितना जिएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी कह सकते हो। एक तो हेल्थ को इसमें शामिल किया जाता है, पहला इंडिकेटर ये होता है। दूसरा इंडिकेटर होता है बेटा आपके एजुकेशन, कि आप कितने पढ़े लिखे हो। और तीसरा होता है बेटा आपकी एवरेज इनकम, या जिसे हम पर कैपिटा इनकम भी कह सकते हैं, या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग।
समझ में आ रहा है बेटा? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को काउंट करते वक्त बेटा हम 3 क्राइटेरियाज को शामिल करते हैं। एक होती है आपकी हेल्थ, दूसरी होती है आपकी एजुकेशन और तीसरी होती है बेटा आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। इस हिसाब से जब आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को काउंट करते हो तो इंडिया की जो रैंकिंग आ रही है बेटा 2021 के डाटा के हिसाब से, तो वो कितनी रैंकिंग आ रही है? 132 आउट ऑफ 193। देखिए बेटा यूनाइटेड नेशन के अंदर कितने कंट्रीज शामिल है बेटा? 193। तो 193 में से डाटा आता है बेटा, तो 193 की डाटा में से हमारी कौन सी रैंकिंग आती है बेटा? 132, जो कितनी अच्छी नहीं है। और इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितनी है बेटा? 67.2 ईयर्स। यानी कि इंडिया के अंदर हर एक एवरेज पर्सन जो है 67.2 ईयर्स तक ही जीता है। श्रीलंका की भी हमसे बेहतर है और नेपाल की भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हमसे बेहतर है। हालांकि इसमें एक दिक्कत हो रही है बेटा, देखिए बेटा श्रीलंका की पॉपुलेशन कम है। श्रीलंका की पॉपुलेशन तो है ना 4-5 करोड़ के आसपास ही, और इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है। तो वो अलग इसमें क्राइटेरिया देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से हमारी जो रैंकिंग है वो काफी पीछे है। श्रीलंका की अच्छी रैंकिंग है 73 है, लेकिन श्रीलंका का सरफेस एरिया भी छोटा है बेटा, और वहाँ की पॉपुलेशन भी कम है। और कम पॉपुलेशन में रिसोर्सेज की भी रिक्वायरमेंट कम होती है, और करप्शन के चांसेस भी क्या होते हैं बेटा? कम होते हैं। तो ये एक अच्छी बात नहीं है जो हमारी रैंकिंग इतनी पिछड़ी हुई है। जब तक हम टॉप 50 में नहीं आ जाएंगे, जब तक मजे वाली बात नहीं है। क्लियर बेटा? समझ पा रहे हैं आप? चलिए और देखते हैं हम और क्या क्या चीजें हैं। देखिए, is it not surprising that a small country in our neighborhood Sri Lanka is much ahead of India in every respect, and a big country like ours has much a low rank in the world? वो समझ में आ जाता है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन का भी एक फर्क पड़ता है, इसमें एक सरफेस एरिया का भी फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर वर्ल्ड में कंपेयर करें बेटा तो इंडिया की एक अच्छी रैंकिंग नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। लेकिन लगातार सरकारें क्या कर रही है बेटा? इसको सुधारने के लिए काम करती जा रही है। अब एक लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बेटा हमारे इस चैप्टर के, जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन हमने बेटा रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी के चैप्टर के अंदर भी पढ़ी थी। अगर आपको याद हो तो अच्छे से, हमने वहां पे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर होता क्या है। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, और it should not compromise the needs of the future generation. Suppose for the present that a particular country is quite developed, we would certainly like this level of development to go up further or at least be maintained for future generation. हम इमेजिन करके चलते हैं कि एक कंट्री आज डेवलप्ड है, तो जाहिर सी बात है हम भविष्य में उसे उसी लेवल पे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, उसे ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, उसे नीचे नहीं जाएंगे। This is obviously desirable. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable. लेकिन जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है बेटा, साइंटिस्ट लगातार ये वार्निंग देते जा रहे हैं कि जो हमारा एनवायरमेंट है वो सस्टेन्ड नहीं है। ग्राउंड वाटर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा। ग्राउंड वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, ये रिसोर्स रिन्यू होता है बेटा रेन वाटर से। लेकिन आप जिस तरीके से देख पा रहे होंगे बेटा क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है और ग्राउंड वाटर का एक्सप्लोटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, स्पेशली प्लेन एरियाज में से पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वाले रीजन में हर एक किसान के जमीन के अंदर आपको बोरिंग देखने को मिल जाएगी जो कि ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ग्राउंड वाटर का एक्सेसिव यूटिलाइजेशन करने से क्या हो रहा है बेटा, उसका जो लेवल है वो लगातार डिक्रीज होता जा रहा है, और उसके लेवल डिक्रीज होने की वजह से क्या होता जा रहा है बेटा, ग्राउंड वाटर लगातार खत्म होने की कगार पे आ गया है। इसका सस्टेनेबल यूज करना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि ग्राउंड वाटर का एक्सप्लोटेशन तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन रेन क्या होती जा रही है, कम हो रही है। और हो रही है तो कभी बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है कि सबको बहा के ले जा रही है बेटा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो बेटा? ठीक है। सो in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing this resources. जितना रेन उसको वापस से भरती है उससे ज्यादा तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। क्रूड ऑयल का हम एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है आपने देखा बेटा, दुबई में जिस तरीके से भयंकर बारिश का आना है, ठीक है। अभी केरला के वायनाड में देख लीजिए बेटा, जिस तरीके से लैंडस्लाइड्स हो रही है, ये सारा का सारा इशारा हो रहा है बेटा क्लाइमेट में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और इसका नेगेटिव इंपैक्ट हम सभी को भुगतना पड़ेगा। और काफी सारे रिसोर्सेस ऐसे हैं बेटा जो खत्म होने की कगार पे आ गए हैं, क्योंकि हम उसका सस्टेनेबल यूज नहीं कर रहे हैं। कुछ ग्रीडी इंडिविजुअल्स अपने स्वार्थ के लिए उन रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं बेटा, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है। तो ये बहुत जरूरी है बेटा कि हमें इन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज नहीं किया बेटा, तो आज नहीं तो कल ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी खत्म हो जाएंगे और हम इनको चाह के भी दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जो डेवलपमेंट को लेकर बहस है वो लगातार सोसाइटी में चलती ही रहती है बेटा। तो सस्टेनेबल यूज करें बेटा, जहां पे जरूरी है वहां पे जाए लेके, जहां पे जरूरी नहीं है वहां पे आपको चीजें नहीं करनी है। और इस तरीके से हमारा इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट चैप्टर क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो मैं आपके लिए लेक्चर लेके आऊंगा उसमें हम इसके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और साथ के साथ एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे बेटा।
फिर हम बात करेंगे ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के। आपको क्या करना है बेटा, इस चैप्टर के नोट्स बनाने हैं। कोई भी डाउट हो बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट जो मैं लेक्चर लेके आऊंगा उसमें हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और याद रखें बेटा, रिसोर्सेज बहुत जरूरी है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। जितना हम रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज करेंगे उतनी ही ज्यादा संभावनाएं बढ़ेंगे हमारे नेशन को डेवलप्ड होने में, क्योंकि आज भी इंडिया जो है डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं हो पाया है। विकसित देश में अगर हमें भारत को कन्वर्ट करना है बेटा, तो हमें यहाँ के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल यूज करना पड़ेगा। और आज के लिए बस इतना ही काफी है बेटा। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, बाय बाय।